हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारे जो रक्षा मंत्री हैं वो अभी रशिया में हैं और ऐसे कई र्यूमर्स निकल कर आ रहे हैं कि रशिया ने भारत को Su-57 ऑफर किया है। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि भारत को Su-57 क्यों नहीं खरीदना चाहिए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजंस को और कोशिश करेंगे उसे कम से कम टेक्निकल रखने की। तो हम अगर इन जनरल Su-57 की बात करते हैं तो जो Su-57 है वो एक 5th जनरेशन का फाइटर है जिसके जो एवियोनिक्स है वो काफ़ी एडवांस हैं, जिसमें चाहे आप रेडार की बात कर लें, चाहे आप 360 डिग्री कवरेज की बात कर लें, चाहे आप अनमैन्ड फीचर की बात कर लें, तो जितने भी एवियोनिक्स यूज़ किए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हैं और ये कई ऐसे फीचर्स के साथ आता है जो कि मॉडर्न कई एयरक्राफ्ट्स में नहीं है। जैसे कि इसके चीक माउंटेड रेडार हो गए जो कि इसे परपेंडिकुलर ट्रैकिंग की एबिलिटी देते हैं। फिर इसके विंग माउंटेड एल बैंड ट्रांसीवर्स हो गए जो कि विंग के लीडिंग एज एक्सटेंशंस में लगे हुए हैं, जो कि एज अ फ्रेंड और फो आइडेंटिफायर भी काम करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर्पस के लिए भी काम करते हैं। और चाहे हम इसके अनमैन्ड फीचर की बात कर लें जिसमें एयरक्राफ्ट कैपेबल है 15G के मनोवर्स परफॉर्म करने के लिए अनमैन्ड मोड में। उसके बाद अगर बात करें हम इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम्स की तो वो भी काफ़ी एडवांस है। तो यहीं पर अगर हम बात करें कॉकपिट की तो उसमें भी ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेटर भी दिया गया है और जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम कॉकपिट में लगा है वो इनेबल करता है पायलट को 9G के मनोवर्स को सस्टेन करने के लिए 30 सेकंड्स तक। बाकी अगर हेड्सअप डिस्प्ले की बात करें तो वो भी वाइड एंगल्ड हेड्सअप डिस्प्ले है और साथ ही साथ इसमें और भी इम्प्रूवमेंट फ्यूचर में होने वाले हैं, जैसे कि जो इसके हाइड्रोलिक सिस्टम है उनको इलेक्ट्रोमैकेनिकल ड्राइव से रिप्लेस किया जाएगा, जो कि कहा जा रहा है 2022 तक हो जाएगा। तो बाकी अगर रेडार की बात करें तो उसको स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत है क्योंकि जो उसका बेल का रेडार है उसमें 1500 के ऊपर TR मॉड्यूल्स हैं और जो उसकी ट्रैकिंग रेंज है उसको 400 किलोमीटर बताया जाता है और एक बार में ये करीबन 60 टारगेट्स को ट्रैक करने के लिए सक्षम है और 16 टारगेट को एक बार में इंगेज कर सकता है। उसके बाद अगर मनोवरेबिलिटी की बात करें तो इसमें पिच और यॉ थ्रस्ट वेक्टरिंग दोनों हैं, लेफ्कॉन्स भी दिए गए हैं। तो कुल मिला जुला के बात कही जाए तो ये एक सुपर मनोवरेबल एयरक्राफ्ट है जो कि हर तरह के मनोवर्स परफॉर्म कर सकता है। साथ ही साथ जो इसका फ्लाइट एल्टीट्यूड है मैक्सिमम वो भी काफ़ी ज़्यादा है जो कि अराउंड 66,000 फीट्स का है। वहीं पर अगर थ्रस्ट टू वेट रेशियो की बात कर लें तो वो 1 के ऊपर का है। साथ ही साथ इसमें सुपर क्रूज की भी कैपेबिलिटी है। तो इसमें एक नया इंजन प्लान हो रहा है जिसे इसलिए 30 कहते हैं, वो अभी टेस्टिंग फेज में है और उसके लग जाने के बाद जो इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो है वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा जो कि इसे और भी डेडली बना देगा क्लोज रेंज में। वहीं पर अगर RCS की बात करें तो कहा जाता है ये 0.1 से 1 मीटर स्क्वायर के बीच में है। तो ये जो RCS है इसके काउंटर पार्ट्स के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा RCS है। तो उसके लिए जो एक्सप्लेनेशन है वो ये एक्सप्लेनेशन है कि जो Su-57 है वो एज अ काउंटर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट काम करता है जो कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के ज़्यादा क्लोज जा सकता है और उन्हें पुश कर सकता है डॉग फाइट में आने के लिए जहाँ पर इसे क्लियरली एडवांटेज है। बाकी इसमें इंटरनल बे भी दे रखा है वेपन्स के लिए, करीबन 6 हार्ड पॉइंट्स हैं और इंटरनल वेपन्स कैरी करने का फ़ायदा ये है कि आपका जो वेपन ड्रैग होता है वो कम हो जाता है तो क्लोज रेंज में मनोवरेबिलिटी बढ़ जाती है। बाकी इसके प्राइस की बात करें तो वो भी काफ़ी रीज़नेबल है। तो ये सब सुनने के बाद कोई भी यही कहेगा कि भारत को बिना देरी किए इन एयरक्राफ्ट्स को ख़रीद लेना चाहिए क्योंकि ये हमें एज प्रोवाइड करेगा चीन पर। और ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसा होगा, पर फिर भी इसका जो आंसर है वो नो है। और अब बात कर लेते हैं ऐसा क्यों। फीचर्स की अगर बात करें तो जो Su-57 है उसके फीचर्स काफ़ी इम्प्रेसिव हैं, पर ये चीज़ एक्सपेक्ट करी जाती है एक 5th जनरेशन फाइटर से जो कि 2020 में सर्विस में जाने वाला है और अभी भी इसमें काम चल ही रहा है। जो इसका इंजन है वो भी टेस्टिंग में है और जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल ड्राइव है वो 2022 से पहले इंस्टॉल नहीं हो पाएगी। और जहाँ तक रही बात इसे F-22 रैप्टर से कंपेयर करने की, तो F-22 रैप्टर 2005 से ही सर्विस में है, तो दोनों के बीच में 15 साल का अंतर है। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो तो ये फेयर नहीं होगा। फिर भी जो F-22 रैप्टर है उसके जो स्टेल्थ फीचर्स हैं वो इससे बेटर हैं, पर Su-57 बाद में आया है तो F-22 को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
तो यहाँ से हम बात करते हैं भारत की। तो भारत का खुद का एक 5.5 जनरेशन फाइटर प्रोजेक्ट चल रहा है जिसे हम एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या फिर आर्मका कहते हैं। तो डिफेंस की ऑलमोस्ट सारी डीलें जो होती हैं वो अर्जेंट होती हैं क्योंकि उसमें नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व होती है, और इन्हीं कुछ अर्जेंट डीलों के चलते हुए जो भारत का इंडिजिनस प्रोग्राम है वो हमेशा से पीछे रहा है। तो अगर हम बाकी कंट्रियों की बात करें तो उन्होंने टेक्नोलॉजी को इनिशियल से डेवलप किया है क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो उन्होंने अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो खुद ही डेवलप करी। वहीं पर बात अगर हम इंडिया की करते हैं तो इंडिया के पास हमेशा से चीज़ों को खरीदने का ऑप्शन रहा है और इंडिया ने उसको बहुत अच्छे से यूज़ भी किया है। और ये चीज़ हम इंडिया पे ब्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक लंबा और काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसेस है। और इंडिया की जो इकोनॉमी है वो अब इम्प्रूव होना चालू हो गई, लेकिन पहले ऐसी हालत नहीं थी। हमारे पास इतने फंड्स नहीं होते थे, इतना टाइम नहीं होता था कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतना पैसा और समय दोनों लगाएं। तो हमेशा से ही हमने अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए चीज़ों को बाहर से ख़रीदा। तो बाहर से चीज़ों को ख़रीदने के अपने ही नुकसान हैं, जैसे कि आप स्पेयर्स के लिए ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से बंध के रह जाते हैं। उसके बाद अगर कल को आपको और ज़रूरत पड़े और प्रोडक्शन लाइन रुक गई तब भी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिर अगर आपको अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करवाने हैं तो उसमें भी आपको ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर की मंजूरी चाहिए होगी। तो ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं अगर आप अपने इक्विपमेंट्स को बाहर से ख़रीदते हो। तो अब ये चीज़ें चेंज करनी है। अगर हमारा खुद का 5.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट चल रहा है तो हमें किसी और 5th जनरेशन फाइटर को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक रही बात फीचर्स की, तो हमारे आर्मका में इससे बेटर फीचर्स होंगे। तो ये पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है Su-57 को ना खरीदने का। तो जो दूसरा पॉइंट होगा वो ये होगा कि खाली एयरक्राफ्ट ही सब कुछ नहीं होता है। पिछले वीडियोस में हमने बात करी थी एयरक्राफ्ट के वेपन पैकेजेस की। तो जो रशियन एयर टू एयर मिसाइल्स हैं वो टेक्नोलॉजिकली लैग करती हैं वेस्टर्न मिसाइल्स के कंपैरिजन में, और ये प्रॉब्लम जो है वो हम अभी फेस कर रहे हैं, जहाँ पर हमारे जो रशियन प्लेटफॉर्म है और उनके वेपन्स हैं वो इन्फीरियर पड़ जाते हैं हमारे एनिमी के वेपन्स से। और अगर हम वेस्टर्न वेपन्स को इंटीग्रेट करना चाहें इन रशियन प्लेटफॉर्म से तो उसमें जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है उसको प्रॉब्लम हो जाती है। तो जैसा कि हमने रिसेंटली देखा था कि जब रिपोर्ट्स आ रही थी इंडियन Su-30 MKIs को SRAM और डर्बी मिसाइल से क्यूब करने की, तो रशिया ने उस चीज़ को ऑब्जेक्ट किया था। तो रशिया भी अपने Su-57 के लिए नए वेपन्स बना रहा है, पर जहां पर वेस्ट में वो वेपन सिस्टम अवेलेबल हैं, रशिया के वेपन्स अंडर डेवलपमेंट ही चल रहे हैं। तो ये तो रहा दूसरा पॉइंट। तो जो तीसरा पॉइंट है उसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं Su-30 MKK और Su-30 MKI के क्रिटिसिज्म वाले वीडियो में। तो ऊपर आई बटन पे उस वीडियो का लिंक शो हो रहा होगा, जिसने नहीं देखा वो देख सकता है। तो यहाँ पर हमको Su-30 MKI की डील से कुछ सीखना चाहिए। तो Su-30 MKI एक बहुत ही अच्छा एयरक्राफ्ट है, पर डील उतनी अच्छी नहीं थी। तो ओरिजिनली हमको जो इंजन ऑफर हुआ था उस डील में वो AL-31FU इंजन था, जो कि ज़्यादा पावरफुल इंजन था और पिच या थ्रस्ट वेक्टरिंग के साथ आता था। तो उस इंजन को रिप्लेस कर दिया गया था AL-31FP इंजन से, जिसका थ्रस्ट भी कम था और खाली पिच थ्रस्ट वेक्टरिंग थी। बाकी इंजन की जो सर्विसिंग है वो भी काफ़ी पुअर है, जिसकी वजह से जो अवेलेबिलिटी थी Su-30 MKI की वो खाली 55% थी, जिसको अभी इंक्रीज़ किया गया है पर बहुत अच्छी नहीं हुई है। तो वैसी सिमिलर प्रॉब्लम हमारी नेवी भी फेस कर रही है MiG-29K के साथ, जिसकी अवेलेबिलिटी बहुत ही पुअर है। तो एक ट्रस्ट इशू भी है उस एयरक्राफ्ट के साथ जिसका इंजन अभी भी अंडर डेवलपमेंट चल रहा है। और इंडिया ये चीज़ कई बार फेस कर चुकी है, जहाँ पर रशियंस ने कुछ ऑफ़र किया था कुछ बोलकर, और जब सर्विस में वो चीज़ आई तो उसके साथ कई सारी प्रॉब्लम्स जो बताई नहीं गई थी वो बाद में एक्सपोज हुई। और शायद यही कारण है कि जो LCA प्रोजेक्ट है उसमें जो रशियन कंपोनेंट की मात्रा है वो ना के बराबर है। वहीं पर जो कंपैरेटिवली वेस्टर्न एयरक्राफ्ट्स हैं उनकी रिलायबिलिटी भी ज़्यादा है, वेपन पैकेजेस भी अच्छे हैं और सर्विसेबिलिटी भी कम है। और इसका सीधा उदाहरण भारत का मिराज 2000 है। तो यही कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से भारत को Su-57 को अवॉइड करना चाहिए और अपने स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट पे ध्यान देना चाहिए। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।